नमस्कार साथियों, एग्रीएंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार सहायक कृषि अधिकारी। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, गेहूं की फसल, क्योंकि सस्य विज्ञान में यह फसल काफ़ी महत्वपूर्ण है और कृषि पर्यवेक्षक व जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है। आप इसको कंप्लीटली मेरे साथ जुड़ने के लिए एग्रीएंस क्लासेस का प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए। आप कृषि परीक्षा की संपूर्ण हमारे साथ जुड़ के तैयारी कीजिए। और यूट्यूब पे भी हमारा एक चैनल है एग्रीएंस क्लासेस, आप वहाँ उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ऐप के साथ अपन यूट्यूब पे भी डालते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा के लिए, स्टडी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं गेहूँ या वीट का। तो साथियों, गेहूं या वीट, जैसा कि हम बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा गेहूं की फसल का वर्णन करो, ऐसे आएगा गेहूं के क्रोमोसोम क्या है, कितने हैं, गेहूं का कुल कौन सा है, यानी इस गेहूं की फसल में कितने बारीकी से ज्यादा क्वेश्चन अपन पढ़ सकते हैं, वो स्टडी करेंगे। मैंने प्रत्येक टॉपिक की जो स्लाइडें बनाई हैं वो खुद बैठ के, इसलिए साथ में बैठ के ऑपरेटर के बनाई, एक एक चीज का ध्यान रखा, कहीं त्रुटि नहीं हो। और इस चीज का विशेष ध्यान रखा कि जितना मैटर आपको 10-15 कोचिंग में मिलता है, उतना मैटर केवल इन्हीं मेरी कोचिंग में एग्रीएंस क्लासेस के साथ आपको उपलब्ध हो जाए। तो अपन पढ़ रहे हैं गेहूं या वीट। पहला पॉइंट, वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। कुल कौन सा है? कुल यानी फैमिली, इंग्लिश में ये भी लिखा हो सकता है कि FAMILY, फैमिली या कुल कौन सा है? ग्रेमेनी या पोएसी। उत्पत्ति यानी इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? दक्षिण पश्चिम एशिया। देखो बहुत बार लिखा होता है साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट, साउथ यानी दक्षिण, वेस्ट यानी पश्चिम, एशिया यानी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। गुणसूत्र यानी 2N, यानी गेहूं की फसल में क्रोमोसोम कितने होते हैं? गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र को 2N से प्रदर्शित करते हैं। 2N कितने हैं? 42। परागण, परागण जैसा आपको बताया, परागण क्या होता है? पोलिनेशन। क्या होता है? पोलिनेशन। और परागण का मतलब होता है कि नर भाग से पराग कणों का वर्तिकाग्र यानी मादा पुष्प के मादा भाग तक पहुंचना परागण होता है। यानी पराग कणों का नर भाग से पुष्प के मादा भाग तक पहुंचना परागण होता है। पोलिनेशन क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। ठीक है, सव परागण होता है। देखो सव और पर, सव का मतलब उसी पुष्प में नर में मादा से परागण हो रहा है, पर मतलब दूसरे पुष्प का नर और दूसरे पुष्प की मादा। पुष्पक्रम, गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइक, ईयर या हेड बोलते हैं, स्पाइक। रेचिस, गेहूं की बालियों में केंद्रीय जिगजैग अक्ष होता है, आगे डायग्राम में देखेंगे, वो रेचिस होता है। तो गेहूं या वीट, वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, कुल ग्रेमेनी या पोएसी। उत्पत्ति यानी इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन कहां से माना जाता है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया से। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 42 यानी 42। परागण कौन सा है? सव परागण। पुष्पक्रम कौन, क्या बोलते हैं? स्पाइक। गेहूं की बालियों में जो केंद्रीय जिगजैग अक्ष पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेचिस। ये डायग्राम बनाए हैं सिंपल, कि जैसे आपको प्रैक्टिकली समझ दिखने में आ जाए। एक तो थ्योरेटिकली अपन समझते हैं कि भाई ये रेचिस होता है, ये स्पाइकलेट होता है। एक आप डायग्राम से देखो, तो जब भी आप गेहूं की फसल देखो, आपको देखते ही समझ में आ जाए ये रेचिस जो केंद्रीय जिगजैग अक्ष है ये, और स्पाइकलेट, ठीक है, ये जैसे स्पाइकलेट है। अब ये दूसरा मैंने डायग्राम इसलिए बनाया आपको समझ में आ जाए थोड़ा, कि जैसे ये गेहूं का अंदर दाना होता है, तो ये लेमा वाला भाग है और ये इधर पीलिया वाला भाग है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए, लेमा हुल हो जाता, हुल होता है जो लेमा और पीलिया से मिलकर बना होता है, आगे पढ़ेंगे अपन। फल व दाना कैरियोप्सिस, गेहूं का फल व दाना क्या होता है? कैरियोप्सिस। देखो कैरियोप्सिस उसमें होता है जिसमें उसी फल को दाने को खाने में काम में लिया जाता है, जैसे गेहूं का दाना खाने में, बुआई के लिए भी दाना ही काम में लिया जाता है, तो वो होता है कैरियोप्सिस। और उसका फल भी क्या है? गेहूं का दाना ही है। जैसे आम को देखो तो उसका फल तो आम है, लेकिन बोने के लिए उसका इंटरनली भाग स्टोन काम में ले रहे हैं, ठीक है, वो अलग हुआ। लेकिन कैरियोप्सिस मतलब जैसे बाजरे का दाना, जवार का दाना, किसी भी दलहनी फसल का जैसे मूंग का दाना, तो उसमें वही दाना खाने में काम लेते हैं, वही बुआई में काम लेते हैं, क्या है? कैरियोप्सिस। तो गेहूं में फल हुए दाना कौन सा है? कैरियोप्सिस।
क्रेस यानी लॉन्गिट्यूडनल फरो, यानी आपने गेहूं का दाना देखा होगा, इसमें लॉन्गिट्यूडनल फरो बना होता है बीच में, वो होता है क्रेस। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। कुल ग्रेमिनिया पोस। उत्पत्ति दक्षिण पश्चिमी एशिया। गुणसूत्र 42। परागण स्वपरागण। पुष्पक्रम स्पाइक, ठीक है। और जो फल व दाना होता है वो कौन सा है? कैरियोप्सिस। ये एक लाइन लिखी हुई है, स्पाइकलेट आर कंपोज्ड फ्लोर कॉल्ड फ्लोरेट, यानी जो स्पाइकलेट होते हैं वो कंपोज्ड फ्लोवर होते हैं, वो फ्लोरेट बोलते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है एक। तो फल व दाना कौन सा है? कैरियोप्सिस। जड़ यानी रूट, इसकी जड़ों के बारे में क्या स्पेशल है? प्राथमिक जड़ें में द्वितीयक जड़ें दो होती हैं, प्राइमरी या सेमिनल, और द्वितीय को बोलते हैं सेकेंडरी या परमानेंट जड़। शुरू में ये जड़ें होती है जो अंकुरण के 30 दिन पश्चात नष्ट हो जाती है, ये ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन। प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें होती हैं, प्राथमिक जड़ें होती है जो अंकुरण के 30 दिन बाद नष्ट हो जाती है, और दूसरे प्रकार की जो जड़ें होती हैं द्वितीयक जड़ें, उनको बोलते हैं शीर्ष जड़, क्राउन रूट, ठीक है। जैसे 21 दिन बाद में शीर्ष जड़ें स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं सियारा स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। तो प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें हैं, प्राथमिक जड़ें 30 दिन पश्चात नष्ट हो जाती है, और द्वितीयक जो जड़ें होती है उनको शीर्ष जड़ बोलते हैं। गेहूं का तना या स्टेम कलम होता है, ये एक पत्ती है, इसका लीफ गेहूं की, उसका डायग्राम बनाए हैं। ये आपको समझाने के लिए इसलिए बनाए, ये लीफ सीट जहां से ये पत्ती चिपकी हुई होती है, और ये पत्ती की लीफ ब्लेड होती है। इसमें खास चीज ये देखो, यहाँ दो शब्द है, लिग्यूल्स और ओरिकल्स। ये इसलिए बताए हैं, गेहूं की पत्ती में ये वाली जो संरचना है ये लिग्यूल है, और इस प्रकार की जो संरचना है वह ओरिकल है। अब देखो लिग्यूल और ओरिकल। लिग्यूल क्या है? मेम्ब्रेनियस आउटग्रोथ, ठीक है, मेम्ब्रेनियस आउटग्रोथ। ये मेम्ब्रेनियस आउट यानी बाहर की तरफ ग्रोथ हो रखी है, बढ़वार हो रखी है। ओरिकल क्या है? क्ला लाइक यानी पंजे की तरह, जैसे ये पंजे की तरह बाहर ओरिकल है, तो ये इस प्रकार का तो ओरिकल है पंजे की तरह, और लिग्यूल यानी ये इस प्रकार का। ये किस काम अपन आगे पढ़ेंगे, जब आपको कोई दो पौधे दिए जाते हैं कि ये बारले का है या वीट का है या गेहूं का है या जो है छोटी अवस्था में, तो इसको साइंटिफिक रूप से पहचान करनी होती है, लिग्यूल ओरिकल के आधार पर करते हैं। आगे इसका अपन ध्यान से पढ़ेंगे। विश्व में अधिक यानी विश्व में अधिक गेहूं कहाँ होते हैं? चीन में। दूसरा नंबर है अपना भारत का। भारत में अधिक कहाँ होते हैं? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पंजाब आ गए। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं कहाँ होते हैं? श्री गंगानगर में। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय स्थान। फर्स्ट किसका है? चाइना का। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में धान के बाद दूसरा स्थान गेहूं का है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय का है करनाल, करनाल का है हरियाणा। तो विश्व में सर्वाधिक गेहूं चीन में, दूसरा स्थान भारत का। भारत में अधिक कहाँ होते हैं? यूपी में, और उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पूछी जाए तो पंजाब में ज्यादा है। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होते हैं? गंगानगर में। साथियों ये जो डाटा होते हैं ये बदलते रहते हैं उत्पादन के आधार पर। वैसे करंट डाटा होते हैं, अपन लास्ट क्लास में जो एग्जाम आता है उस टाइम बताते हैं, क्योंकि किसी भी फसल के डाटा उत्पादन डाटा होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय। फर्स्ट कौन सा था? चाइना। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में धान के बाद गेहूं का दूसरा नंबर है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा में। ट्रिटिकेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सभी फसलें प्राकृतिक देन है जैसे गेहूं बाजरा, लेकिन मानव निर्मित फसल है ट्रिटिकेल। मानव द्वारा निर्मित प्रथम अनाज वाली फसल, यानी मानव द्वारा निर्मित प्रथम अनाज वाली फसल कौन सी है? ट्रिटिकेल। ये क्या थी? गेहूं और राई की फसल को क्रॉस करके ट्रिटिकेल बनाई गई। तो ट्रिटिकेल क्या है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम अनाज वाली फसल जो गेहूं व राई के क्रॉस से बनी, और इसको कौन से वैज्ञानिक ने बनाया? रिम्पू ने। और इसकी एक किस्म है वेराइटी DT6 जो मोस्ट है, इसकी यही किस्म पूछी जाती है। तो ट्रिटिकेल क्या है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम अनाज वाली फसल कौन सी है? ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल किसके क्रॉस से बनी है? गेहूं व राई से। किसने बनाई है? रिम्पू नाम के वैज्ञानिक ने। इसकी DT46 इसकी मुख्य किस्म है। अब है FAO, एक संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संस्था है। क्या है? संस्था। ये संस्था है, इसका जो सिंबल है वो गेहूं का पुष्पक्रम है। क्या है? गेहूं का पुष्पक्रम। यानी आप किसी भी संस्था देखते हो, यूनिवर्सिटी देखते हो एग्रीकल्चर की, उसका जो अपना एक लोगो होता है, उस लोगो में जो चिन्ह होता है वो गेहूं का पुष्पक्रम है। किसके? FAO संस्था के लोगो में क्या है? जो सिंबल में है गेहूं का पुष्पक्रम लगा हुआ है। जीन, गेहूं में कौन सा जीन होता है मुख्य रूप से? नोरिन 10। कौन सा है?
जैसे चावल में ओराइजीन होता है, सब फसलों में अलग अलग होता है। इसी प्रकार कौन सा है जीन, कौन सा है, जैसे चावल से DGO-W जीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओराइजीन नहीं है, वो तो उसमें मक्के में रह गया। प्रोटीन अलग है, क्योंकि इनमें क्या होता है, नाम इसलिए याद रखने हैं कि एक बार आपको मक्के में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। मक्के का जो एक क्वेश्चन है, मक्के की जीन कौन सी होती है और मक्के में प्रोटीन कौन सी है, वो आपको बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसके लिए क्या है कि अपन जब सारी क्लासें पढ़ाने के बाद एक अलग से चैप्टर डाल देंगे कि कौन से में कौन सी प्रोटीन है, कौन सी जीन है। ये नाम आपको कंफ्यूज करेंगे बार बार, इसलिए इन नामों को थोड़ा पढ़ते हुए ध्यान रखें। जैसे वीट का जीन कौन सा है, नोरिन 10, ठीक है। तो नोरिन में जो नोर है, इसका मतलब RH यानी रिड्यूस्ड हाइट, यानी इनकी हाइट कम होती थी। अन्य कुछ जीन और है, अब देखो यहाँ कंफ्यूज, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा गेहूं का जीन है या नहीं है, तो ये तो आपको पता है नोरिन 10 गेहूं का जीन है। टॉम थम ये भी इसका जीन है। ओल्सन ड्वार्फ ये भी इसका जीन है। लेकिन ऐसे नहीं आएगा इन तीनों में से कौन सा है या नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही गेहूं के। आपको याद ऐसे रखना, गेहूं का मुख्य जीन कौन सा है, नोरिन 10, क्यों अक्सर आपको यही पूछा जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार फसल वाइज आपको फसल के साथ भी पढ़ेंगे और अलग से एक PDF भी डाल देंगे। प्रोटीन, गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लूटेन। कितनी होती है, 8 से 11%। और ये जो ग्लूटेन होती है, इसका रोल होता है चपाती बनाने के लिए। जो गेहूं की जो चपाती बनती है वो ग्लूटेन के कारण बनती है। गेहूं को अनाज वाली फसलों का राजा बोलते हैं, यानी किंग ऑफ सीरियल्स, किंग ऑफ सीरियल्स, यानी अनाज वाली फसलों का राजा बोलते हैं। गेहूं C3 पौधा है, तो C3 C4। देखो ग्रेमेनी कुल में जो पौधे हैं जिनकी हाइट कम होती है वो C3 है, जैसे गेहूं, जौ, और जिनकी हाइट ज्यादा होती है जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, तो ये क्या है, C4 है। तो गेहूं क्या है, C3। गेहूं में लाइसिन की कमी होती है एवं नाइसिन एवं थाइमिन अधिक पाए जाते हैं। गेहूं का परीक्षण भार 40 ग्राम होता है। हरित क्रांति में मुख्य रूप से किस फसल पर कार्य किया गया, गेहूं पर। कौन सी किस्म पे, HD 2329 पे। जीन RST1 RST आपको बताया था, जैसे नोरिन 10 होता है, तो अभी बताया था आपको। तो इसमें जैसे नोरिन का मतलब RST यानी रिड्यूस्ड हाइट। अब कठोरता यानी पर्लिंग सूचकांक, जो पर्लिंग सूचकांक काम में लेते हैं वो कठोरता यानी हार्डनेस शो करता है। तो गेहूं में जो पर्लिंग सूचकांक क्या दर्शित करता है कि कठोरता यानी हार्डनेस को शो करता है। सीरियल जो शब्द होता है, अनाज वाली फसलों को सीरियल कहते हैं, और जो सीरियल शब्द है ये रोमन भाषा का शब्द है, ठीक है, सीरीज शब्द से बना है, ठीक है, आर्य देवी इसका अर्थ होता है। 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन के लिए 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लो आप। 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन के लिए 1000 लीटर पानी का खर्च होता है, पानी की आवश्यकता होती है। सीमेट जो संस्था है मैक्सिको में, ये 2 फसलों पर कार्य करती है, मक्का व गेहूं पर। वर्गीकरण, अब आगे बढ़ेंगे गेहूं का वर्गीकरण। अपन गेहूं का बेसिक परिचय पढ़ रहे हैं, तो उसमें आगे पॉइंट है अपना वर्गीकरण। यानी गेहूं डिप्लॉइड भी होता है, टेट्राप्लॉइड भी होता है, हेक्साप्लॉइड भी होता है, ठीक है। तो पहले एक तो डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। तो पहले अपन पढ़ेंगे डिप्लॉइड में कौन कौन सा। डिप्लॉइड मतलब 2n बराबर 14, ध्यान रखना कितने हैं, 2n बराबर 14। टेट्राप्लॉइड मतलब 2n बराबर 28। हेक्साप्लॉइड बराबर 2n बराबर 42 यानी 42। तो 2n बराबर 14 डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड में जो मुख्य उदाहरण है वो है ट्रिटिकम मोनोकम। अब ट्रिटिकम तो गेहूं है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम। तो ट्रिटिकम डिप्लॉइड का उदाहरण है, ट्रिटिकम मोनोकोकम। तो उदाहरण भी आपको याद रखना है कि कौन सा उदाहरण है जो डिप्लॉइड में आता है, कौन सा टेट्राप्लॉइड में आता है। तो डिप्लॉइड का मतलब 2n बराबर 14, टेट्राप्लॉइड का मतलब 2n बराबर 28। तो डिप्लॉइड में ट्रिटिकम मोनोकोकम, टेट्राप्लॉइड में ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम ट्रेजिडियम, ट्रिटिकम पोलेनिकम, ठीक है। तो ये 4 है। इन चारों में से डिप्लॉइड को 2n बराबर 14, ट्रिटिकम मोनोकोकम उदाहरण है। टेट्राप्लॉइड का मतलब 14 की जगह 2n बराबर 28। इनमें एक एक करके पढ़ते हैं। ट्रिटिकम डाइकोकम, फिर पढ़ेंगे ट्रिटिकम ड्यूरम और आगे पढ़ेंगे। ट्रिटिकम डाइकोकम है, इसको इमर गेहूं भी बोलते हैं। नोट कर लो, क्वेश्चन मोस्ट है। जो उपमा बनाई जाती है, एक डिश है खाने के लिए, साउथ में चलती है, तो वो किससे बनाई जाती है, डाइकोकम से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल गेहूं के क्षेत्र का 1% है, यानी बहुत कम क्षेत्र में है ये। रावा, गोदुमालू, सांबा दक्षिण भारत में इसके नाम है, यानी इसको इन लोकल नामों से भी जाना जाता है, रावा, गोदुमालू, सांबा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में ये अधिकतर पाया जाता है, यानी वहां खेती की जाती है, ठीक है। तो टेट्राप्लॉइड यानी 2n बराबर 28,
ट्रिटिकम डाइकोकम, इसको इमर गेहूं बोलते हैं। उपमा जो डिश होती है साउथ में वो इमर गेहूं से ही बनाई जाती है, डाइकोकम से ही बनाई जाती है। रावा, गोदुमालू, सांभर दक्षिण भारत में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। ये तो था ट्रिटिकम डाइकोकम। अब है ट्रिटिकम ड्यूरम। ये सब टेट्राप्लॉइड के प्रकार पड़ रहे हैं, डाइकोकम, ड्यूरम। तो ड्यूरम होता है उसको मैक्रोनी गेहूं कहते हैं, वो सूजी इसी से बनाई जाती है। जो सूजी होती है ना, सूजी बनाने के लिए उपयुक्त कौन सा है? मैक्रोनी गेहूं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मैक्रोनी गेहूं किसको बोलते हैं? ड्यूरम को। इमर गेहूं किसको बोलते हैं? डाइकोकम को। ठीक है। और जो ये है ट्रिटिकम ड्यूरम और मैक्रोनी गेहूं, ये भारत में कुल गेहूं का 12% है लगभग। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाया जाता है। मालविका इसकी जो मुख्य किस्म है, कुछ इंपॉर्टेंट, मालविका, HD 4530, मेघदूत, ये इसकी मुख्य किस्म है। जैसे अपन ने दो पढ़े टेट्राप्लॉइड में, ट्रिटिकम डाइकोकम, ड्यूरम। अब है ट्रिटिकम टर्जिडियम और ट्रिटिकम पोलिनिकम। अब है हेक्साप्लॉइड। तो डिप्लॉइड में 2n बराबर 14 थे, टेट्राप्लॉइड में 2n बराबर 28 थे, हेक्साप्लॉइड में 2n बराबर 42 है। हेक्साप्लॉइड में एक है ट्रिटिकम, मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है। भारत में अधिकतम बोया जाने वाला गेहूं कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम। मैक्सिकन बोना गेहूं कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? देखो, भारत में अधिकतम बोया जाने वाला ट्रिटिकम एस्टिवम है, लेकिन बोलते क्या है? मैक्सिकन बोना गेहूं। नॉर्मल इबोरलॉग ने जो सीमेंट पर कार्य किया था इस पर, भारत में कुल गेहूं का 87% भाग किससे कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम। भारत सरकार द्वारा 100 किलो बीज आयात किया गया था 1963 में। ठीक है। सोनेरा 64, सोनेरा 63, लरमा, ये जो किस्में हुई थी ना, ये 100 किलो बीज भारत सरकार ने आयात किया था ना, वो इसका किया था। सोनेरा 64, सोनेरा 63, लरमा रोजो जो रॉकफेलर फाउंडेशन के थ्रू किया था, और लरमा रोजो 64A, S3, सोनेरा 64, मायो 64, A277, ये IRI के थ्रू किया था। यानी ये जो 100 किलो बीज आयात किया था, तो ये तो था अपने हेक्साप्लॉइड में ट्रिटिकम एस्टिवम। इसको मैक्सिकन बोना गेहूं कहते हैं, लेकिन भारत में अधिक यही होता है। लेकिन यहाँ देखो आप, ट्रिटिकम स्पेयरकोकम, इसको भारतीय बोना गेहूं कहते हैं, जबकि भारत में ज्यादा कौन सा होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसको मैक्सिकन बोना गेहूं कहते हैं। लेकिन ट्रिटिकम स्पेयरकोकम है, उसको भारतीय बोना गेहूं कहते हैं। ट्रिटिकम स्पेल्टा, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम, ट्रिटिकम वेलिलो इसके अन्य एग्जाम्पल है। अब ये तो था डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड जो मुख्य वर्गीकरण था। इसके अलावा एक ऐसे भी होता है कि विंटर व्हीट कौन सा है? समर। आप समझते हो, विंटर का मतलब सर्दी, समर का मतलब गर्मी। विंटर व्हीट और समर व्हीट, तो इनमें से ट्रिटिकम डाइकोकम और स्पेयरकोकम है, वो विंटर के एग्जाम्पल है, और ड्यूरम और एस्टिवम है वो समर व्हीट के एग्जाम्पल है। एक गेहूं की कैसा, ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, इसका उद्गम किस प्रकार हुआ, ये एक सिंपल सा डायग्राम बता रखा है। ट्रिटिकम मोनोकोकम यानी 2n 14 थे, उसका क्रॉस हुआ था अननोन ट्रिटिकम, अननोन यानी 2n बराबर 14 से, 14 और 14 क्रॉस करके कितने हुए? ट्रिटिकम टर्जिडियम यानी 28। इस टर्जिडियम को ट्रिटिकम ट्रोसाई से गुना क्रॉस करवाया क्या हुआ? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इस प्रकार 2n बराबर 42, 14, 14, 28, और 28 का इससे 14 से क्रॉस किया तो 42। अब है गेहूं की, ये तो अपन ने पढ़ा था गेहूं का बेसिक परिचय। अब है जलवायु यानी क्लाइमेट। देखो, क्लाइमेट शब्द ऐसा होता है प्लस शुष्क और आर्द्र। किसी भी फसल का क्लाइमेट लिखते समय या तो इन दोनों में से एक शब्द लेना, इन दोनों में से एक शब्द लेना। देखो, यदि सर्दी की फसल है तो ठंडा, गर्मी की फसल है तो गर्म। तो गेहूं विंटर की फसल है, सर्दी की सामान्यता, तो ठंडी जलवायु। इन दोनों में से यदि कम पानी और शुष्क एरिया में चाहिए तो शुष्क, और यदि पानी अधिक चाहिए और आर्द्र एरिया है तो आर्द्र। तो गेहूं में पानी आर्द्र, तो ठंडी एवं आर्द्र जलवायु हो गई। अब है तापमान। किसी फसल में स्पेसिफिक तापमान चाहिए स्पेसिफिक अवस्था के लिए, तो गेहूं में जो टिलरिंग अवस्था होती है, कल्ले निकलने वाली, उस समय 16 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गेहूं में कल्ले निकलते समय कितना तापमान चाहिए? 16 से 22 डिग्री। बाकी सभी वर्दी की जो अवस्था है गेहूं की, उसमें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। अब है बुआई। बुआई में ऐसा आएगा कि बुआई कब करते हैं, किसी फसल के बारे में ये स्टडी करेंगे। कितनी दूरी पर करते हैं, कितनी बीज दर डालते हैं, कौन सा बीज उपचार करते हैं। तो पहले है बुआई का समय। गेहूं का बुआई का समय 1 नवंबर से 15 नवंबर। स्पेसिंग यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है? 22.5 × 10, यानी ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी और ये पौधे से पौधे की दूरी। बीज दर यानी प्रति हेक्टर गेहूं कितना काम में लेते हैं? बीज दर यानी 1 हेक्टर में बुआई का कितना बीज काम में लेते हैं?
100 किलोग्राम प्रति हेक्टर। लेकिन साथियों ध्यान रखें, ऐसे किस्म पछेती बुआई में कितना काम लेते हैं तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर। लेकिन लवणीय भूमि में 20% बीज दर अधिक लेते हैं, यानी 100 बीज दर है लेकिन लवणीय भूमि में 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर लेते हैं। डिबलिंग विधि से यदि बुआई कर रहे हो तो 25 से 30 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टर काम मिल जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अब आएगा, हाइब्रिड और संकर गेहूं की बीज दर कितनी है 65 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अब है बुआई की विधियां, यानी कैसे कैसे गेहूं की बुआई की जा सकती है। छिड़काव विधि यानी ब्रॉडकास्टिंग, क्या है ब्रॉडकास्टिंग, यानी हाथ में लेके बीज को छिड़क देते हैं ऊपर। और दूसरा है डिबलिंग, यानी डिबलिंग के थ्रू। तीसरा है फर्टिलाइजर कम सीड्रल, यानी जिसमें फर्टिलाइजर भी साथ में दे सकते हैं और सीड्रल से बीज भी साथ में दिया जा सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल वर्ड है, आपको कोई ऐसे नहीं पूछा जाएगा बुआई की विधियों का वर्णन करो, समझने के लिए है। छिड़काव विधि, डिबलिंग, फर्टिलाइजर कम सीड्रल। अब है हल के पीछे बीज डालना, या थोड़ा टेक्निकल वर्ड है इसको देखना, हल के पीछे बीज डालते हैं लेकिन उसके लिए दो टर्म यूज लेते हैं, केरा विधि और पोरा विधि। ध्यान से देखना, हल द्वारा बनाए गए कुंड में हाथ से बीज डालते हैं, यानी आगे हल चल रहा है उसके जो कुंड में जो बीज डाल रहे हैं वो अपने हाथ से डाल रहे हैं, तो है केरा विधि। क्या है, हाथ से बीज डालते हैं। हल से जुड़ी ओरनी में बीज डालते हैं तो वो क्या है, पोरा विधि। यानी आप एक एक करके अपने हाथ से हल जो चल रहा है उसके पीछे बीज डाल रहे हो तो है केरा, लेकिन वो ओरनी के थ्रू डाल रहे हो या नाइली ओरनी जो भी लोकल वर्ड यूज ले रहे हो आप, उसके थ्रू डाल रहे हो तो वो क्या है, पोरा विधि। छिड़काव विधि, डिबलिंग विधि, फर्टिलाइजर कम सीड्रल, हल के पीछे और ड्रिलिंग, यानी जैसे ड्रिलिंग करना यानी जैसे सीड्रल से बुआई करना। FIRB, फरो इरिगेटेड राइज्ड बेड सिस्टम, ये एक नया सिस्टम होएगा। इसका कई बार ये पूछते हैं FIRB किस फसल में उपयोग मिली जाती है, गेहूं में। इसका फुल फॉर्म क्या है, फरो इरिगेटेड राइज्ड बेड सिस्टम, यानी फरो में तो सिंचाई चलेगी और राइज्ड यानी जमीन से ऊपर उठी हुई बेड बनी हुई होगी। बीजोपचार, यानी बीज को बोने से पहले बीज में जो दवाई मिलाई जाती है, कीटनाशक या फंजीसाइड, तो वो कौन कौन से होते हैं, बीज उपचार कैसे करते हैं, क्लोरोपाइरिफॉस BCC से, है ना। ये एक दवाई इन कीटनाशक है क्लोरोपाइरिफॉस BCC, 4.5 ml प्रति किलो गेहूं के बीज में मिलाकर बीजोपचार किया जाता है। या ये तो है कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड। फंजीसाइड में कौन कौन सा होता है आपको पता है, बीज उपचार का कर्म होता है FIR, अपने पहले पढ़ा था, पहले फंजीसाइड फिर इंसेक्टिसाइड फिर राइजोबियम का। अब है फंजीसाइड में यानी फफूंदनाशक में कार्बेंडाजिम, विटावेक्स, थायरम और कैप्टन। ये ध्यान रखना, जो बीजों बीमारियां होती है वो अंत्य बीज इंटरनली सीड बॉर्न और एक्सटर्नली सीड बॉर्न होती है, यानी अंत्य बीजोड रोग जिन और बाह्य बीजोड, यानी इंटरनली सीड में होता है ना, एक्सटर्नली होते हैं। जो इंटरनली होते हैं अंत्य बीजोड रोग, उनके लिए क्या होता है, कार्बेंडाजिम या विटावेक्स में से में काम में लेना है, और बाह्य बीजोड रोगों का नियंत्रण के लिए थायरम या कैप्टन में से बीजोपचार करना है। यदि इनकी मात्रा लेनी है 3.5 ग्राम प्रति किलो बीज में इनकी लेनी है तो 3 ग्राम। अब है किस्में, देखो किस्मों के मैटर मैंने किस्में ज्यादा नहीं लिखी है आपको, फिर भी मेरी तरफ से ऐसा कलेक्शन किया है आपके एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की चांसेस नहीं है, क्योंकि मैंने काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव पॉइंट लिखे हैं किस्मों में। टिटिकम ड्यूरम की कुछ किस्में लिखी है, मालविका और मेघदूत, ये दो ही किस्में लिखी है टिटिकम ड्यूरम की, क्योंकि ये मोस्ट है। टिटिकम ड्यूरम की है, मालविका और मेघदूत। फिर अपन अलग से किस्में पढ़ते हैं। एक ध्यान रखना, राज नाम से शुरू होने वाले अधिकतर किस्में गेहूं की होती है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल्स नहीं है कि राज नाम से दूसरे में मिलती है। एक याद रखने के लिए जनरल ट्रिक है, जैसे राज से शुरू होने वाले अधिकतर किस्में गेहूं की, जैसे राज 30, 77, राज 37, 65, लेकिन जैसे अपवाद के रूप में मैंने एक उदाहरण भी लिख दिया, राज 171 बाजरा की, तो ये कोई फिक्स लाइन नहीं है राज से शुरू होने वाली किस्में उनकी होगी। अधिकतर किस्में राज से शुरू होने वाले गेहूं की होती है, लेकिन जैसे राज 171 बाजरा की है, ठीक है। अब जैसे गेहूं की कौन सी है, राज से राज 30, 77, 37, 77, ठीक है। इसके अलावा अन्य किस्मों में खारचिया, KRL 14, लोक 1, ये जो किस्में हैं गेहूं की, ये लवणीयता किस्म, लवणीय किस्में हैं। लवणीय किस्में नहीं, जैसे लवणीय भूमि में उगाई जाने सकने वाली किस्में कौन कौन सी, राज 30, 77, राज 37, 77, खारचिया, KRL 14, लोक 1, लवणीय किस्में, लवणीय भूमि के लिए उगाई जा सकती हैं। HI 977 जो गेहूं की किस्म है उसमें ग्लूटेन अधिक होता है। राज 37, 65 हीट टॉलरेंट है, यानी अधिक गर्मी को भी सहनशील करने वाली किस्म है। NP 890 सूखा सहनशील किस्म है। सोनालिका और लोक 1 पछेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्में हैं। C 306 लंबे गेहूं की किस्म है।
छोटी लरमा जो किस्म है गेहूं की वो रोली प्रतिरोधी है और बिस्किट बनाने में उपयोगी है। MP 797 प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है या म्यूटेंट वेराइटी है गेहूं की MP 797। सोनालिका है जो पछेती बुआई के लिए उपयुक्त है। मालविका जो किस्म है उसमें प्रोटीन अधिक होता है। HD 2009 जिसका अर्जुन नाम भी है, ये 2,4-D के प्रति संवेदनशील किस्म है। कौन सी? HD 2009। खारचिया 65 लवणीय सारीय सहनशील किस्म है। राज 3077 को वंडर व्हीट भी कहते हैं। गेहूं की किस्म को वंडर व्हीट बोलते हैं। राज 3077 को नोट कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुजाता C 306 के 8027 बारानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्में हैं। वैसे गेहूं की किस्मों को 3 प्रकार से बांटा गया है, इसको नोट कर लो आप। सिंगल जीन, डबल जीन और ट्रिपल जीन, यानी 1 जीन वाली, 2 जीन वाली, 3 जीन वाली। इनके कुछ मैंने उदाहरण लिखे हैं। ये कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको याद कर लें। सिंगल जीन किस्मों के उदाहरण है सोनालिका, सुजाता, लरमा रोजो 64A। डबल जीन वाली में कल्याण सोना, सोनेरा 64। ट्रिपल जीन में हीरा, मोती, लाल बादशाह। कुछ सिलेक्टेड उदाहरण लिखे हैं, आप इनको एग्जिट याद कर लो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सिंगल जीन, डबल जीन, ट्रिपल जीन के अलग अलग उदाहरण, यानी सिंगल जीन वाली किस्में, डबल जीन वाली किस्में और ट्रिपल जीन वाली किस्में। गेहूं में सिंचाई, गेहूं में सिंचाई देखो, किसी भी फसल में अपन ऑब्जेक्टिव एग्जाम पढ़ते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन याद करते हैं। ऐसे नहीं गेहूं की सिंचाई का वर्णन करो, आपको याद रखना चाहिए किस फसल में सिंचाई का मतलब उसकी जल मांग कितनी है, सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कितनी है, कौन सी अवस्था कब आती है, तो ये होता है। तो पहला बात, गेहूं में कितनी सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं हैं? 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहला क्वेश्चन ये कौन कौन सी? CRI अवस्था, टिलरिंग अवस्था, जॉइंटिंग अवस्था, फ्लावरिंग अवस्था, मिल्किंग अवस्था, डप अवस्था। CRI यानी क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन यानी सीड्स जड़ जमने पर। टिलरिंग यानी कल्ले निकलना, जॉइंटिंग यानी जॉइंट बनना यानी गांठे बनना, फ्लावरिंग यानी पुष्पन अवस्था, मिल्किंग यानी दानों में दूध पड़ना यानी दूधिया अवस्था, डप यानी पका अवस्था। अब गेहूं में 6 अवस्था होती है, आपको याद होगी कौन कौन सी आपने पढ़ लिया, CRI, टिलरिंग, जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग, डप। अब यह है कि कौन सी अवस्था कब आती है। CRI अवस्था की खोज RLB भारद्वाज ने की थी बुआई के 20 से 25 दिन बाद, यानी लगभग एक्यूरेट पूछा जाए तो 21वां दिन आंसर जाएगा। कब? 20 से 25 दिन या 21वां दिन, ठीक है। उसके प्रत्येक 20 दिन बाद में अगली अवस्था याद रह जाएगी। 20 से 25 है तो 40 से 45 दिन बाद, फिर 60 से 65, फिर 80 से 85, फिर 100 से 105, फिर 115 से 120, या थोड़ा गैप कम है, ये ध्यान रखना है। तो गेहूं की कितनी अवस्थाएं? 6 है। ये है दिन आपको याद रखना है कि बुआई के इतने दिन बाद में ये है, इतने दिन के बाद में, तो ये आपको एक्यूरेट याद रखना है। अब है यदि अपन को सिंचाई में पूरी 6 अवस्थाएं उपलब्ध नहीं है और माना कि अपने सिंचाई की एक ही अवस्था उपलब्ध है, कितनी सिंचाई उपलब्ध है अपने पास? पानी की कमी है, केवल एक ही सिंचाई देनी हो तो वो कौन सी अवस्था दोगे? CRI। आपके पास 2 सिंचाई की अवस्थाएं उपलब्ध है, पूरी 6 नहीं है, तो आप दोगे CRI व पुष्पन अवस्था, पहली CRI दूसरी पुष्पन। यदि आपके पास 3 सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है तो CRI, जॉइंटिंग और मिल्किंग पर दोगे। जल मांग, गेहूं की जल मांग है 400 से 650, ठीक है। अब IWCP रेशियो कितना है गेहूं का? 0.90। अब है उर्वरक प्रबंधन यानी फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में आपको यही ध्यान रखना होता है किस पौधे को कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास देना है। गेहूं को सामान्यतः 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटेशियम की आवश्यकता होती है। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा, फास्फोरस की 100% मात्रा, पोटास की 100% मात्रा, लेकिन नाइट्रोजन की 50% मात्रा, यानी ये जो है उसकी 50% बुआई के साथ देनी है। फास्फोरस और पोटास की तो पूरी दे दी, नाइट्रोजन की जो 50% क्या दे दी, बची हुई मात्रा को 2 भागों में बांटते हैं, 25% और 25%। 25% तो नाइट्रोजन की मात्रा प्रथम सिंचाई के साथ और बची हुई 25% दूसरी सिंचाई के साथ देते हैं। जैव उर्वरक कौन सा काम में लेते हैं? बायो फर्टिलाइजर, एजोटोबैक्टर। जैसे दलहनी फसलों में राइजोबियम लेते हैं, लेग्यूमिनेसी फसलों में, वैसे इसमें कौन सा लेते हैं? एजोटोबैक्टर। अब एक खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन में हर फसल में यह पढ़ा जाता है उस फसल का मुख्य खरपतवार कौन कौन से हैं और मुख्य खरपतवार नाशी कौन कौन से हैं। खरपतवार नाशी कौन से कितनी मात्रा लेते हैं?
वे कब काम में लेते हैं? गेहूं सा यानी फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर और गेहूं में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मली अपन चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन आ भी जाए तो। गेहूं सा में क्या होता है, पत्तियां कम हरी होती है, हरी तो होती है लेकिन उन पत्तियों का कलर कम हरा होता है, यानी लेस ग्रीन, ग्रीन कम होता है। लेकिन जो गेहूं की पत्तियां होती है वो गहरी हरी होती है, यानी डार्क ग्रीन होती है। ग्रीन तो होती है लेकिन डार्क ग्रीन होती है। दूसरी चीज ये है कि गेहूं सा जो खरपतवार है, गेहूं का नकलची खरपतवार, गुल्ली डंडा, उसमें नीचे की ओर जो जड़ के ऊपर वाला भाग होता है वो गुलाबी रंग का होता है, पिंकिश कलर का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। गेहूं सा का परीक्षण भार सिर्फ 2 ग्राम है, जबकि गेहूं का कितना है 40 ग्राम टेस्ट वेट परीक्षण भार। बीजों की संख्या प्रति पौधा 10,000 से 30,000 है, जबकि गेहूं में कितनी है एक बाली में 60 से 70। लिग्यूल बड़ा और लिग्यूल छोटा। आपको बता दिया लिग्यूल और ओरिकल क्या होती है जब डायग्राम बताया था, इसमें लिग्यूल बड़ा होता है, उसमें लिग्यूल गेहूं में छोटा होता है, इनकी तुलना में। दूसरा, अब लिग्यूल और ओरिकल की बात आई तो पहले अपन ने जब चर्चा की लिग्यूल और ओरिकल, देखो अपने शुरू की स्लाइड में पढ़ा था लिग्यूल व ओरिकल। ये लिग्यूल ओरिकल, तो ये जो इस प्रकार मान लो पत्ती है लीफ की, ये लीफ शीत है, तो यहाँ जो संरचना होती है वो लिग्यूल है, और ये क्ला लाइक यानी पंजा लाइक जो संरचना होती है वो है ओरिकल, और ये लिग्यूल। तो डायग्राम से आप देखें, ये आपका लिग्यूल, ये ओरिकल। तो अब देखते हैं लिग्यूल और ओरिकल के आधार पर पौधों में क्या डिफरेंस होता है एक जैसे पौधों में। देखो गेहूं सा यानी जो खरपतवार गेहूं का, जौ और जई, ठीक है। अब इनमें जो लिग्यूल और तीनों पौधों में क्या फर्क होता है, ये गेहूं का, ये गेहूं सा का, ये जौ का, ये जई का, ठीक है। अब इनमें क्या आता है, इसमें लिग्यूल छोटा, इसमें बड़ा, इसमें बड़ा, इसमें छोटा, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बना रखा, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। और लिग्यूल और ओरिकल में आपको बता दिया कि भाई जैसे ये आपकी पत्ती होती है कोई पौधे की, ठीक है, बड़ा डायग्राम बनाया है काल्पनिक, जैसे ये पत्ती होती है, यहाँ जो संरचना आएगी वो लिग्यूल, और यहाँ जो पंजा लाइक आएगी वो ओरिकल होती है। अब है खरपतवार नाशी। तो अपन ने खरपतवार चैप्टर में पढ़ लिया, मुख्य खरपतवार गेहूं सा था, इसके अलावा हिरणकुरी थे, जंगली जई थी, और रबी की फसल है तो रबी के सभी खरपतवार। लेकिन खरपतवार नाशी कौन से, यानी इनको कंट्रोल करने के लिए जो हर्बिसाइड काम में लिए जाते हैं वो कौन से हैं? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D लेना है। कितना लेना है? 0.5 kg पर हेक्टर। खड़ी फसल में लेना है, यानी बुआई के 30 से 35 दिन बाद। संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए आइसोप्रोट्यूरॉन 1 किलो प्रति हेक्टर खड़ी फसल में काम में लेते हैं। वर्तमान में गेहूं सा को इनको नियंत्रण करने के लिए सल्फ्यूरोन काम में लेते हैं। गेहूं में खरपतवार नाशी खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए 25 ग्राम प्रति हेक्टर खड़ी फसल में। लेकिन इसमें भी आजकल रेजिस्टेंस आ गया, यानी इससे खरपतवार कंट्रोल कम हो रहे हैं, तो मेटासल्फ्यूरिन काम में लेते हैं। वो कितना लेते हैं? 5 ग्राम प्रति हेक्टर खड़ी फसल में। सल्फ्यूरोन कितनी मात्रा है? 25 ग्राम। मेटासल्फ्यूरिन कितनी है? 5 ग्राम। ये नोट कर लेना आप। अब उपज, गेहूं की उपज एवरेज 40 क्विंटल। देखो उपज कभी फिक्स नहीं हो सकती है कि 41 भी हो सकती है, 39 भी हो सकती है, 37 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 42 भी हो सकती है। ये औसत उपज माना गया है। कटाई के समय कितनी नमी होनी चाहिए? नमी, कटाई के समय कितनी नमी होनी चाहिए? 20 से 25%। लेकिन भंडारण के समय 10 से 12%। सेलिंग प्रतिशत कितना है गेहूं का? 60%। कटाई सूचकांक, हार्वेस्टिंग इंडेक्स, आर्थिक उपज डिवाइडेड बाय जैविक उपज गुणा 100, इससे अपन को प्राप्त होती है कटाई सूचकांक। आर्थिक उपज का मतलब होता है इकोनॉमिक, यानी जैसे गेहूं के दानों की उपज। जैविक उपज का मतलब संपूर्ण उसका इकोनॉमिक प्लस जो भूसा वगैरह होता है उसका वजन गुणा 100। तो अलग अलग फसल का एचआई इंडेक्स यानी कटाई सूचकांक कितना कितना होता है फसल वाइज। बोना गेहूं होता है उसका 1:1.2। लॉन्ग जो हाइट वाले गेहूं होते हैं उनका 1:1.5। जौ का कितना है? 1:1.5। जवार का कितना? 1:3। दलहन का 1:3। अरहर का 1:5। यानी न्यूनतम जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो कौन सा है? अरहर का। भारत में गेहूं की औसत उपज 22 क्विंटल प्रति हेक्टर भी होती है। देखो उपज के बारे में कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि उपज फिक्स कभी डाटा दे ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि उपज हमेशा
बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू मौसम परिस्थितियां, आपने जमीन की उपजाऊपन कैसा था उसके आधार पर। अब है गेहूं की बीमारियां। देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा नहीं आता है कि भाई बीमारियों का वर्णन करो, आपको याद रखना क्वेश्चन क्या आ सकता है, कौन सी बीमारी है, किस फसल की मुख्य बीमारी कौन सी है, वो किससे होती है, कवक से होती है, जीवाणु से होती है, सूत्रकृमि से होती है, और उसका कोजल ऑर्गेनिज्म नाम क्या है, उसकी कोई प्रतिरोधी किस्म क्या है, या उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट लक्षण है, इंपॉर्टेंट सिम्टम है, तो क्वेश्चन तो वो आ सकता है। तो बीमारियों में पहले पढ़ते हैं रोली। रोली को बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। ये एक कवक जनित रोग है। किससे जनित है? कवक। कौन से कवक से होता है? पक्सीनिया नाम के कवक से। कैसी मेहता ने इस पर अनुसंधान कार्य किया था। अब रोली तीन प्रकार की, तना रोली, पत्ती रोली, धारीदार रोली। तना रोली को काली रोली या ब्लैक रस्ट भी बोलते हैं। पत्ती रोली यानी लीफ पे होती है, पत्तियों पर, इसलिए पत्ती रोली, ये तने पर अधिक होती है। पत्ती रोली को भूरी रोली या ब्राउन रस्ट भी कहते हैं। धारीदार रोली को पीली रोली या येलो रस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, काली रोली में ब्लैक ब्लैक डॉट पाए जाते हैं, इसमें तने पे या इसमें ब्राउन कलर के डॉट पाए जाते हैं। धारीदार जो इसमें होती है, और इसकी एक जो धारीदार रोली होती है स्ट्राइप में होती है, रेगुलर लाइन वाइज होती है धारियों में। अब इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि भाई रोली कवक से होती है, पक्सीनिया से होती है। तना रोली कौन से कवक से होती है, पत्ती रोली कौन सी से होती है, धारीदार रोली। तो तना रोली है वो पक्सीनिया ट्रिटिसाई से होती है, ये गेहूं की किलर बीमारी भी है। और जो पत्तीदार रोली होती है, भूरी रोली पक्सीनिया रिकॉन्टिटा से होती है, और जो धारीदार रोली होती है पक्सीनिया रिफॉर्मिस से होती है। तो लर्मा रोजा जो है किस्म है, वो तीनों रोली के प्रतिरोधी किस्म है। अगली बीमारी है करनाल बंट। ये भी एक कवक जनित रोग है, निवोसिया इंडिका नाम से कवक से होती है। इसकी खोज मित्रो नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इस कर्नल बंट यानी कवक जनित रोग है, निवोसिया इंडिका नाम के कवक से होती है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रोटन फिश, रोटन यानी सड़ा हुआ, फिश यानी मछली या सड़ी मछली की जैसी दुर्गंध किस बीमारी से आती है? गेहूं की कर्नल बंट से। क्यों आती है? कौन से रसायन के कारण? ट्राइन मिथाइलेमीन नाम के रसायन के कारण। और जब गेहूं को निर्यात करते हैं उसमें समस्या किस बीमारी के कारण आती है? कर्नल बंट के कारण। इसे गेहूं का कैंसर रोग भी कहते हैं। साथियों, कर्नल बंट एक कवक जनित रोग है। कौन से कवक से? निवोसिया इंडिका से। इसके कारण खेत में सड़ी मछली की दुर्गंध आती है। किसके कारण आती है? कौन से रसायन के कारण? ट्राइमिथाइलेमीन के कारण। और निर्यात के अंदर ये बड़ी समस्या बनी हुई है। और गेहूं का कैंसर रोग किस रोग को कहते हैं? कर्नल बंट को। अब है लूज स्मट, अनावृत कंडवा हिंदी में। यह भी एक कवक जनित रोग है। कवक का नाम है अस्टिलागो ट्रिटिसाई। अस्टिलागो ट्रिटिसाई। ये एक इंटरनली सीड बोर्न है, आंतरिक बीज जनित रोग है। इसमें क्या होता है, जब जो दाने बनते होते हैं उसकी जगह में काला चूर्ण बन जाता है। इसके लिए सोलर हीट ट्रीटमेंट भी करते हैं 54 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट का। तो लूज स्मट अनावृत कंडवा एक कवक जनित रोग है, अस्टिलागो ट्रिटिसाई नाम के कवक से होता है, आंतरिक बीज जनित रोग है। इस रोग में गेहूं के दानों की जगह काला चूर्ण यानी पाउडर बन जाता है। अब है ईयर कोकल। ईयर कोकल एक सूत्रकृमि जनित रोग है, कवक जनित नहीं है। क्या है? सूत्रकृमि जनित। वो कौन सा सूत्रकृमि है? एंग्विना ट्रिटिसाई नाम का सूत्रकृमि है। खोज किसने की? निदम नाम के वैज्ञानिक ने की। इसमें दानों की जगह कोकल बन जाते हैं। इसके लिए बीजों को 20% नमक के घोल से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। ईयर कोकल एक सूत्रकृमि जनित रोग है। कौन से सूत्रकृमि से होता है? एंग्विना ट्रिटिसाई, जिसकी खोज निदम ने की थी। इसमें दानों की जगह कोकल बन जाते हैं। अब है तंदु या सेहू रोग। इसका ध्यान रखना, यह सूत्रकृमि प्लस जीवाणु से होता है। यानी गेहूं का ऐसा रोग जो सूत्रकृमि व जीवाणु से होता है, तेंदु या सेहू रोग बोलते हैं। सूत्रकृमि तो कौन सा है? एंग्विना ट्रिटिसाई। और कोरोनोबैक्टीरियम नाम के जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों व बालियों में पीले रंग का गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। बीजों को 20% नमक के घोल से उपचारित करके ही बुआई करनी चाहिए। तो ईयर कोकल सूत्रकृमि से होता है, एंग्विना ट्रिटिसाई से, जबकि सेहू या तेंदु या सेहू रोग सूत्रकृमि प्लस जीवाणु संयुक्त रूप से होता है, एंग्विना ट्रिटिसाई प्लस कोरोनोबैक्टीरियम से होता है। अब है मोलिया रोग। ये हेटेरोडेरा एवेनी से होता है, सूत्रकृमि से, शिष्ट सूत्रकृमि बोलते हैं। प्रतिरोधी किस्म राज MR1। ध्यान रखना, ये जौ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोग है। यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जौ में। अब दोनों क्या है? ग्रेमिनिकुल की फसल है तो इनमें अटैक आ जाता है इसका। झुलसा या ब्लाइट रोग है,
जो अल्टरनेरिया ट्रिटिसाई नाम के कवक से होता है। फ्लेग कंडुआ, फ्लेग स्मट कवक जनित रोग है, लेकिन कौन से कवक से है? यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई नाम के कवक से है। अब है मुख्य कीट, बीमारियां पढ़ ली। अब है कीट, कीट में एक है दीमक, ओडेंटोटर्मस ओबेसस नाम होता है, दीमक को सब जानते हैं। सैन्य कीट आर्मी वर्म जिसका है मिथिमना यूसी पंक्टाटा। तो गांव के दो कीट दीमक, वे सैन्य कीट, दीमक का नाम है ओडेंटोटर्मस ओबेसस, दूसरा है सैन्य कीट आर्मी वर्म मिथिमना यूसी पंक्टाटा, ये दो कीट है। इसके अलावा भंडारण के कीट, यानी गेहूं के भंडारण के समय भी कुछ कीटों का इंसेक्ट का प्रकोप होता है, जैसे खपरा बीटल नाम का जो कीट है उसका नाम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। क्या है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। अधिक तापमान व कम नमी में ये ज्यादा सक्रिय होता है। ये सब भंडारण की, आपको याद रखना है गेहूं के भंडारण में स्टोरेज के समय कौन कौन से कीट लग सकते हैं और कौन से कीट है, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका कंट्रोल क्या है। तो खपरा बीटल है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। आटे की इल्ली जिसका नाम है ट्राइबोलियम कास्टेनम, ये भंडार गृह में इसके लिए सेल्पोस की गोली रखते हैं, 3 गोली प्रति टन के हिसाब से। छोटी इल्ली लेजर ग्रेन बोरा कहते हैं, राइजोपर्ता डोमिनिका इसका नाम है, भंडार गृह में इसके लिए धूम्र उपचार करते हैं। तो भंडारण के मुख्य कीटों में खपरा बीटल, आटे की इल्ली, छोटी इल्ली। खपरा बीटल का नाम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, आटे की इल्ली का नाम है ट्राइबोलियम कास्टेनम, छोटी इल्ली या लेजर ग्रेन बोरर का नाम है राइजोपर्ता डोमिनिका। इसके अलावा गेहूं की फसल में चूहा पाया जाता है, चूहा का नियंत्रण कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। कृषि परीक्षक 2015 में भी है कि गेहूं के जो चूहों के लिए जिंक फास्फाइड वगैरह मिलाते हैं, तो वो उनके लिए जो चुग्गा तैयार करते हैं वो किस अनुपात में तैयार करते हैं। देखो 50 भाग, कोई भी चीज यदि 50 भाग लेनी है, मान लो 50 ग्राम कोई चीज लेनी, 47 भाग आटा लेना है, 2 भाग तेल लेना है और 1 भाग जिंक फास्फाइड या कोई भी रसायन जो चूहा नियंत्रण काम में ले रहे हो वो ले रहे हैं। तो ये 50 भाग के अंदर 47 भाग, 2 भाग, 1 भाग, 1 भाग इस रसायन का जैसे जिंक फास्फाइड वगैरह कुछ लेना चाहते हो, 2 भाग तेल का और 47 भाग आटा का। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर है, आपको इसको अच्छे से याद रखना। तो साथियों, अपन ने गेहूं की फसल को बड़े विस्तार से चर्चा किया। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और आपको एग्रीएंस क्लासेस पे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप एग्रीएंस क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे सिलेबस में, कृषि परीक्षक में, हम प्रत्येक टॉपिक को यूट्यूब पे अध्ययन करवाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए या कंप्लीट सिलेबस के लिए आप एग्रीएंस क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।